बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बिहेवियर साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बिहेवियर साइंस के सेक्शन सी को एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इंटेलिजेंस और स्लीप वाला टॉपिक है जो फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा सेक्शन सी के अंदर पर्सनैलिटी वाला टॉपिक भी आता है, लेकिन उसको इन्होंने अलग चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। तो यूनिट 3 को आज हम ख़त्म कर देंगे, इंटेलिजेंस और स्लीप। तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमने पढ़नी है। इंटेलिजेंस को मॉनिटर करने के लिए कौन-कौन से फार्मूले होती है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, आईक्यू, ईक्यू में फ़र्क क्या होता है, ईक्यू की डेफिनेशन क्या होती है, इंटेलिजेंस के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, फिर स्लीप के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, स्लीप इंडक्शन वाला एग्जाम में आ सकता है, और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल स्लीप इंटरवेंशन है और स्लीप डिसऑर्डर्स ये भी एग्जाम में आते होते हैं। ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटेलिजेंस होता है कि इंटेलिजेंस में ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी नई इन्फॉर्मेशन को कितने टाइम के अंदर पिकअप कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, किसी नई स्किल को कितने टाइम में सीख लेता है। तो कोई भी बंदा अगर किसी गिवन टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, इनको मेमोराइज करने के बाद इसको फ्यूचर में यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, द एबिलिटी टू एक्वायर, पहले नॉलेज को हासिल करना और फिर उस नॉलेज को अप्लाई भी करना। नॉलेज को सीखना या नॉलेज को अप्लाई करना, या स्किल को सीखना या स्किल को अप्लाई करना, ठीक है। तो उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, या सिंपली इसको हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटेलिजेंस को मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिकली जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है उसको मॉनिटर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं या जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं वो है आईक्यू, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ईक्यू का यूज़ करते हैं। आईक्यू का अगर फार्मूला एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है तो मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 होता है। ओके, अगर हमने आईक्यू को मॉनिटर करना है अडल्ट के अंदर और अडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर, तो इसके डिफरेंट स्केल होते हैं। लाइक अडल्ट के लिए जो स्केल होता है उसको बोलते हैं वेसर स्केल, और चिल्ड्रन के अंदर विस 3 स्केल बोलते हैं। ओके, यानी वेसर के अगर एब्रीविएशन को देखते हैं तो उसका मतलब है वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ओके, अडल्ट के लिए जो इंटेलिजेंस स्केल होता है, जबकि बच्चों के लिए वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन टाइप 3। ओके, तो वेसर और विस 3 इनका आपने डिफरेंस तैयार कर लेना है। जो एवरेज आईक्यू होता है 90 से लेकर 110 के दरमियान में होता है, और जो 70 से नीचे या 130 से अबव होते हैं ये 5% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि आपका आईक्यू क्या है और अगर आप बताते हो मेरा आईक्यू 140 है, दैट मीन्स आप उस रिमेनिंग 5% पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो। जिनका आईक्यू 70 से नीचे कम आता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन से अफेक्टेड होते हैं, और मोस्टली डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, क्योंकि एक होता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इन दोनों के केस में मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है। तो मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज जो इसकी एज चल रही है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आईक्यू का फार्मूला आ जाएगा। ओके, जो 140 से अबव होगा जिसका आईक्यू, उसको जीनियस बोलेंगे। एग्जाम में आईक्यू और ईक्यू का फर्क आता है। तो जो आईक्यू होता है ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को मेजर करता है, ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है। जो आईक्यू है ये वो एबिलिटी को शो करती है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं या लॉजिक को अप्लाई करते हैं। जबकि ईक्यू के अंदर 4 चीज़ें आ जाती है। किसी दूसरे के इमोशंस को एक्यूरेटली परसीव करना, इमोशंस को यूज़ करना टू फैसिलिटेट थिंकिंग है, दूसरों के इमोशनल मीनिंग को समझ जाना कि ये कहीं रो रही है, क्या उदास है, या कोई फेक इमोशन तो शो नहीं करे, और फिर इमोशंस को मैनेज करना और एक्सप्रेस करना अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, अपने एक्शंस के अंदर। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। जो आईक्यू होता है परमानेंट होता है, बर्थ के टाइम से लेकर फिक्स्ड होता है, लेकिन जो ईक्यू होता है फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम सीख भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, इंप्रूव भी कर सकते हैं। ईक्यू कंट्रोल होता है न्यू कॉर्टेक्स से, जबकि आईक्यू न्यू कॉर्टेक्स से, जबकि ईक्यू होता है लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। जिसका आईक्यू अच्छा होता है उसको हम बुक स्मार्ट बोलते हैं, यानी वो बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लेते हैं। लेकिन जिसका ईक्यू अच्छा होता है तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, वो किसी भी सिचुएशन को जिसमें इमोशंस मेनली डील कर रहे होते हैं उसको मॉनिटर कर सकता है। ओके, जो आईक्यू है, जिसका आईक्यू अच्छा होगा वो आने वाले थ्रेट्स या प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर सकेगा, मुकाबला कर सकेगा। लेकिन जो ईक्यू है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकेगा, मैनेजेस कर लेगा, क्योंकि वो इमोशनल वैल्यू को ज़्यादा जज कर रहा है। जो ईक्यू वाला बंदा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग द काम पीरियड। ओके, और ये स्ट्रेस वाले पीरियड में ईक्यू इफेक्टिव होता है। आईक्यू और ईक्यू का डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे पहले जो हमने इंटेलिजेंस देखी थी इसको हम सिंपल कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो ये वाले जो इंटेलिजेंस है इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में दूसरे के इमोशंस को परसीव करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, उन इमोशंस को यूज़ करना टू फैसिलिटेट थिंकिंग है, फिर दूसरों के इमोशनल मीनिंग को समझ लेना और फिर उन इमोशंस को मैनेज करना, अपने स्पीच में, अपने एक्शंस के अंदर एक्सप्रेस करना। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इसको 4 एरियाज़ के अंदर डिफाइन करते हैं।
इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ईक्यू का यूज़ करते हैं, जिस तरह कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल करते थे। ओके, ठीक हो गया। अब अरिस्टोटल ने किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था कि आपने राइट पर्सन के साथ, यानी दुरुस्त बंदे के साथ गुस्से रहना है, सही डिग्री के साथ, सही टाइम पर। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। ईक्यू के लिए वैसे कोई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। आईक्यू के लिए तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस वगैरह या मैथमेटिकल इक्वेशंस देनी पड़ जाती है, लेकिन ईक्यू के लिए वैसे कोई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पे 3 स्टार बने हुए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा मैनेजिंग इमोशन, तीसरा मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ, चौथा रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर्स और पांचवा हैंडलिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले आपने अपने ही सेल्फ अवेयरनेस करनी है। कहते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया, तो ये आपने उर्दू में सुना होगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि गिवन सिचुएशन के अंदर आपके अंदर क्या इमोशनल फीलिंग आ रही है, क्या मोटिवेशंस हैं और इसका आपकी लाइफ के ऊपर या दूसरों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हो रहा है। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो अपने इमोशंस को देखता रहता है, उसको पता है कि इस टाइम मेरे कौन सी इमोशंस प्रोवोक हो रही है। ओके, ठीक हो गया। जब उसको अपने इमोशंस का पता होगा तभी वो दूसरों के इमोशंस को अच्छे तरीके से परसीव कर सकेगा। मैनेजिंग इमोशन, अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस के अंदर आपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। जैसे कोई अगर एग्ज़ाम में जिसके अच्छे नंबर नहीं आते तो आपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है। एंग्ज़ायटी, एंगर, डिप्रेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप डिफ़िकल्ट और अनअवॉइडेबल सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकोगे। ओके, फिर है मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ। आपको पता है कि अगर आपके को कोई मिशन मिला है लेकिन वो लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर मिशन है। ओके, मिसाल के तौर पर आपने 30 दिन तक अच्छे तरीके से प्रॉफ की तैयारी करनी है। शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, लेकिन इसके बाद 10-15 दिन के बाद आप बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। ओके, तो आपने बार-बार अपने आप को मोटिवेट करना है जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये भी आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में, यानी जो लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि मैंने ये टास्क अचीव करना है, मैंने टास्क अचीव करना है, ठीक है? तो वो अपने किसी भी लाइफ के गोल्स को सेट कर सकते हैं। ओके, अचीव कर सकते हैं। इसके बाद रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑन अदर। ओके, जब बंदे को अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस होगी कि मेरे अंदर कौन सी इमोशंस प्रोवोक हो रहे हैं और मैं इनको कंट्रोल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वह दूसरे बंदे के अंदर इमोशंस को भी सही तरह से आइडेंटिफाई करेगा और इन इमोशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता होता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है हैंडलिंग रिलेशनशिप। ओके, यानी अगर आपने रिलेशनशिप को आगे तक लेके चले जाना है, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, कोलीग्स वाला रिलेशनशिप हो सकता है, जब तक आप दूसरों के इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाओगे, उनको समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तब तक वो रिलेशनशिप सही तरह कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए आपको इमोशंस का मैनेज करना आना चाहिए। तो ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसके बाद है हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल का सेट होता है जिसको सीखा जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता होता है। ओके, अब वो कहते हैं कि जिस डॉक्टर का ईक्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट डॉक्टर विद हाई आईक्यू, यानी जो लो ईक्यू है वो आईक्यू को बूस्ट कर सकता होता है। अब इनको इम्प्रूव किस तरह से करते हैं? सबसे पहले आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप लोगों की तरफ किस तरह से रिएक्ट करते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी बंदे को देखा और बंदे को देखने के बाद ही आपने उसकी पर्सनैलिटी का जज कर लिया, इससे पहले कि आप उसके बारे में कंप्लीट जानते नहीं थे। ओके, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किसी सिचुएशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करते हो। ओके, फिर आपने ये देखना है कि आप पहला तो पीपल हो गया, फिर दूसरा आ गया स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फिर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओके, इंसोम्निया हो जाता है। तब आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो? क्या आप इस सिचुएशन में पूरा अपसेट थे? क्या आपने किसी दूसरे को ब्लेम किया था या आप किसी से गुस्सा हो गए थे हालांकि वो उनका फॉल्ट नहीं था? या फिर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था, आप काफ़ी ज़्यादा काम थे, सुकून में थे और आपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लिया। फिर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है कि मेरी वीकनेस किस जगह पे है। क्या आप ये बात एक्सेप्ट करना चाहते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो? तो आपने उन एरियाज़ में जिस पे आप वीक हो, उन पे आपने काम करना है ताकि आप एक बेटर पर्सन बन जाओ। ओके? अगर आप किसी दूसरे बंदे की फीलिंग को हर्ट करते हो, तब आपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना है और उससे अपोलोजाइज़ ज़रूर कर देना होता है। ठीक है? अपने वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर वा फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ वक़्त हम कोई काम करते हैं और हमें चाहते हैं कि लोग हमें इसका पॉज़िटिव कॉम्प्लीमेंट दें, हमारी तारीफ़ करें, हमारी मोटिवेशन दें हमें लोग, ठीक है? तो आपने वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर फ़ोकस करना है।
कि चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ़ करें, या आप ह्यूमिलिटी शो करते हो, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। इससे पहले कि आप कोई काम करो, आपने ये सोचना है कि आपके एक्शंस किसी दूसरे को अफ़ेक्ट करेंगे? अगर वो अफ़ेक्ट करेंगे, तो क्या उनको बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा आपके एक्शंस का या नहीं होगा? या फिर आपने ऐसा फ़ील करना है कि अगर आप इस सिचुएशन में उनकी जगह होते, तो आप भी यही करते, ठीक हो गया? तो आपने इन सब एरियाज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्ज़र्व हाउ यू रिएक्ट टू द पीपल कि आप लोगों की तरफ क्या रिएक्ट करते हो? स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, अपने एक्शंस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, अपने वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर फ़ोकस करना है, और एक्शन करने से पहले सोचना अच्छे तरीके से और एग्ज़ामिन करना है कि क्या मेरे एक्शन करने से किसी दूसरे बंदे की लाइफ़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इनके ज़रिए आप इन कामों पर अमल करके ईक्यू को बढ़ा सकते हो। अब है नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्लीप है। ओके, अब कहते हैं कि एज के बढ़ने के साथ-साथ स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज होती रहती है। जैसे न्यू नीड्स के अंदर स्लीप का जो टाइम होता है तकरीबन 12 से लेकर 13 घंटे तो बच्चे सोए पड़े होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, स्लीप का ड्यूरेशन आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ओके, जो स्लीप में चेंजेस होती है वो सर्कैडियन रिदम के चेंजेस की वजह से हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, फिजिकल इलनेस की वजह से। ओके, तो ये 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं जो स्लीप को अल्टर करते हैं। ड्रग्स है, फिजिकल इलनेस है, इमोशनल स्ट्रेस है और इंटरनल सर्काडियन रिदम होता है। फिजियोलॉजी के अंदर स्लीप को 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक है आरईएम स्लीप और दूसरा नॉन आरईएम स्लीप होता है। जो नॉन आरईएम स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। नॉन आरईएम स्लीप को स्लो वेव स्लीप भी बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब कोई बंदा सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, लेकिन उसने अभी आइज़ को क्लोज़ किया हुआ है, रिलैक्स है, तब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के ऊपर अल्फा वेव आती है। लेकिन जब ब्रेन एक्टिव होता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर थिंक कर रहे होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, तब बीटा वेव आना शुरू हो जाती है। जो नॉन आरईएम स्लीप है, उसको स्लो वेव स्लीप बोलते हैं। उसके 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो स्टेज 1 है, वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होती है। इसमें थीटा वेव्स आती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में, सेंस ऑफ कामनेस होती है, बंदा काफ़ी पुरसुकून होके सोता है, पल्स काफ़ी स्लो हो जाती है, रिस्पायरेशन और बीपी भी नीचे गिर जाता होता है, और ये टोटल स्लीप का 5% होती है। स्टेज 2 के अंदर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में देखें तो वहाँ पे स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट परसेंटेज स्टेज 2 की होती है। स्टेज 3 और स्टेज 4 इस केस में डेल्टा वेव आना शुरू हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट और रिलैक्स्ड स्टेज होती है। ओके, कहती है कि बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स लाइक नाइट टेरर्स है, स्लीप वॉकिंग है, ये हमने वहाँ पे पढ़नी है। स्लीप वॉकिंग है, नाइट टेरर्स है, नाइटमेयर डिसऑर्डर्स होती है, बेड वेटिंग होती है, इसी स्टेज के अंदर होती है। ये तो थी नॉन आरईएम स्लीप। अब जो आरईएम स्लीप है उसमें 60 टूथ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की वेव्स आना शुरू हो जाती है। उसमें बीटा वेव, अल्फा वेव और थीटा वेव का पैटर्न देखने को मिलता है। जबकि हमने ये कहा था कि स्टेज 1 के अंदर थीटा आती है, स्टेज 2 में के कॉम्प्लेक्स आते हैं, स्टेज 3 और 4 में डेल्टा वेव आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। अब इसमें जो ड्रीमिंग होती है, वो जो ड्रीमिंग होती है उसमें पल्स, बीपी और रिस्पायरेशन तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं, और इसको आरईएम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ओक्यूलोकार्डियोग्राफी परफॉर्म की गई तो उसमें आइज़ की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, और जो इसमें जो ड्रीम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होते हैं, नाइटमेयर्स वगैरह आना शुरू हो जाती है, और इसमें पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी भी एलिवेट होता है। कहते हैं कि जो आरईएम का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से लेकर 40 मिनट का होता है, और हर 90 मिनट्स के बाद ये आरईएम स्लीप रिपीट होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लीप इंडक्शन। अब स्लीप इंडक्शन है, ये थ्योरी के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्लीप कंट्रोल एक मेंटल टेक्निक होती है। ओके, बाज़ वक़्त हमें नींद नहीं आ रही होती और हम ड्रग्स यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्लीप में एंटर हो सकते हैं बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक। ओके, सबसे पहले आपने बेड पे जाके लेट जाना है, अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है और अपने माइंड के अंदर ये इमेजिन करना है कि आपके पास एक चाक बोर्ड है। ओके, यानी आपके एक हाथ पे चाक है और दूसरे हाथ में इरेज़र है। मेंटली या इमेजिनेशन के अंदर ही आपने चाक बोर्ड के ऊपर एक बड़ा सर्कल बनाना है। उस सर्कल के अंदर एक बड़ा एक्स बनाना है, ठीक है? और फिर आपने एक्स को पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लेके चले जाना है, ठीक हो गया? ओके, यानी सर्कल के अंदर जो एक्स था उसको मिटाना शुरू कर देना है, लेकिन सर्कल को रेज़ नहीं करना। जैसे ही आप एक्स को रेज़ कर दोगे, आपने वर्ड लिखना है डीपर। जब भी आप वर्ड डीपर लिखोगे, तो आप एक स्लीप के डीपर डायरेक्शन की तरफ चले जाओगे, यानी नींद थोड़ी-सी गहरी होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने सर्कल के अंदर 100 लिखना है, ठीक है? ओके, फिर आपने 100 को मिटाना है, लेकिन सर्कल को मिटाना नहीं है। जैसे ही आप 100 को मिटा लोगे, तो आपने दोबारा लिखना है डीपर। जैसे ही आप डीपर लिखोगे, तब आप दोबारा एक डीपर हेल्थियर स्टेट के अंदर चले जाओगे, और फिर वंस अगेन 100 के अलावा आप डी लिख लेना, जो मर्ज़ी लिखते रहना, लेकिन सर्कल के अंदर लिखना है, और सर्कल को नहीं मिटाना, सर्कल के अंदर वाला मिटाना है, और हर मिटाने के बाद डीपर लिखना है। जैसे ही डीपर लिखोगे, तब आप एक डीपर स्टेज के अंदर चले जाओगे। तो ये स्लीप इंडक्शन होती है। इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी होती है, कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं स्लीप हाइजीन की। लाइक आपने जो सोना और जागना है सेम टाइम पर,
यानी ये नहीं करना कि एक दिन 8 बजे सो गए या दूसरे दिन 9 बजे सो गए। तो आपने उठने और सोने और जागने का टाइम एक मखसूस कर देना है, ठीक है? स्मोकिंग को अवॉइड करना है, सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स को डिसकंटिन्यू कर देना है, रात के वक़्त बेवरेजेस का यूज़ कम से कम करना है। डे टाइम नैप्स को अवॉइड करना है, नैप्स उर्दू में किलोला बोलते हैं, ओके। फिजिकल फिटनेस करनी है शाम के वक्त बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सरसाइज है। इवनिंग स्टिमुलेशन को अवॉइड करना है, राइट, लाइक रात को आपने टेलीफोन को नहीं, टेलीविज़न है और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ओके। कहते हैं कि आपने जो खाना है वो एक रेगुलर टाइम के ऊपर ईट करना है और रात के वक्त खास तौर पर जो 8-9 बजे तक आपने कोई ऐसी जो हैवी मील उसको नहीं लेना, ठीक है? कंफर्टेबल स्लीपिंग कंडीशंस को मेंटेन करना है, ओके। नमाज वगैरह पढ़नी है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है ताकि कोई स्ट्रेस वगैरह ना हो। बेड पर सिर्फ उस वक्त आना है जब आपको नींद आ रही हो, ओके। स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है। कहती है कि रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से किताब की या 2-3 सफ़े रीड कर लेना और जो कूल एनवायरनमेंट होता है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नींद आती है। यानी थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर लो हो, कोल्ड एनवायरनमेंट हो, कोल्ड रूम हो, तब नींद अच्छी आती है। सर्दियों में भी कभी-कभार ऐसा हो सकता है, ठीक है? और सोने से पहले कैल्शियम वगैरह या शुगर के स्नैक्स लेने चाहिए। दूध का 1 गिलास पीना चाहिए ताकि उससे भी अच्छी नींद आ जाती है, ओके। अब है कोपिंग विद इनसोम्निया। वैसे जो स्लीप के डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप के 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं डिसोम्निया, दूसरा पैरासोम्निया। डिसोम्निया में जो स्लीप का पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है, ओके। यानी जो प्राइमरीली जो मसला है ना, ओके, यानी प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर के अंदर जो प्राइमरीली मसला होता है वो स्लीप के पैटर्न के अंदर होता है। जो सेकेंडरी होती है वो किसी और डिजीज़ की वजह से आना शुरू हो जाती है। यानी जो स्लीप के डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी डिप्रेशन की वजह से होती है, पेन मेडिकेशन की वजह से या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से होती है। जबकि प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर जो डायरेक्ट स्लीप वेक साइकिल की अल्टरेशन की वजह से होते हैं, ओके। अब प्राइमरी को भी 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक है डिसोम्निया और एक है पैरासोम्निया। अब पैरासोम्निया के अंदर ये होता क्या है, पैरासोम्निया में ड्यूरिंग स्लीप अनवांटेड मोटर एक्टिविटी परफॉर्म होती है और उस मोटर एक्टिविटी का परफॉर्म होने की वजह से जो नींद है वो सही तरह से नहीं आ पाती, पुरसकून नींद नहीं आती। डिसोम्निया के अंदर ऐसी कोई मोटर एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है? तो ये फ़र्क होता है डिसोम्निया का और पैरासोम्निया का। अब जो डिसोम्निया इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी इंसोम्निया, प्राइमरी इंसोम्निया, नार्कोलेप्सी, ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, सर्काडियन रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर। पैरासोम्निया के अंदर नाइटमेयर डिसऑर्डर, स्लीप टेरर डिसऑर्डर और स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। तो पहले हम पैरासोम्निया को देख लेते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी बंदे को ख्वाब बड़े खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, फ्राइटफुल ड्रीम है। जैसे ही कोई फ्राइटफुल ड्रीम देखता है तो उसकी आँख खुल जाती है। दूसरा है स्लीप टेरर डिसऑर्डर कि रात को खौफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है? ओके, बिला वजह, यानी यहाँ पे जो ड्रीम्स होते थे लेकिन यहाँ पे ड्रीम्स वाला एलिमेंट नहीं है। बस ये है कि जैसे ही कोई बंदा सोया तो अचानक खौफ़ज़दा हो गया, ठीक है? किसी भी चीज़ वजह से। और जैसे ही वो खौफ़ज़दा होके उठा तो वो रोना शुरू कर देता है या कुछ ज़्यादा घबरा जाता है। ये डेल्टा वेव स्लीप में होता है। इसके बाद है स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर कि नींद में चलना। ये भी वैसे कॉमन बीमारी है। इसके बाद है प्राइमरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया में सोने में दुश्वारी होती है, लाइक बंदा काफ़ी देर तक इस स्लीप कंडीशन के अंदर रहता है, यानी वेकफुलनेस होती है बहुत ज़्यादा, या फिर बंदे को ऐसा एहसास होता है कि वो सही तरह सो नहीं पाया, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये प्राइमरी इंसोम्निया है। प्राइमरी हाइपर इंसोम्निया के अंदर एक्सेस स्लीपीनेस है, ठीक है? कुछ ज़्यादा नींद वगैरह चढ़ जाती है, लेकिन जो स्लीपिंग होती है वो नैपिंग से रिलीव नहीं होती। नैपिंग उर्दू में कैसे बोलते हैं, कैलोला को बोलते हैं, ठीक है? जो दोपहर के खाने के बाद जो सो जाते हैं। इसके बाद है नार्कोलेप्सी, डे टाइम में स्लीप के अटैक्स होना, यानी दिन के टाइम पे बंदे को बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाना, तो उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। और नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए एम्फेटामिन वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है? ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर इनसोम्निया नहीं आना, यहाँ पर हाइपरसोम्निया आना है। इनसोम्निया का मतलब तो नींद ना आना। और इसके बाद है ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। आपने स्लीप एपनिया का नाम सुना होगा कि उसमें ये होता था कि एपनिया वाला एपिसोड आता था, फिर एपनिया के बाद हाइपरवेंटिलेशन के बाद एपनिया। ये आपने फिजियोलॉजी के अंदर शीन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग वाली टॉपिक में पढ़ा था। इसके बाद है सर्काडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर होता है, ओके। अब किसी बंदे का सर्काडियन रिदम और स्लीप वेक डिमांड्स उसमें अल्टरेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि किसी बंदे की रात को ड्यूटी लगती है, उसने रात भर पूरा जागना है, ठीक है? हालाँकि रात के वक़्त जो हार्मोनल लेवल होता है वो स्लीप को प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन उसने रात को जागना होता है, लेकिन वो दिन के टाइम पे सोना वो शुरू कर देता है। तो इस सर्काडियन रिदम के ख़राब होने से की वजह से या इसकी प्रॉपर मैचिंग नहीं हो पा रही, सर्काडियन रिदम का और स्लीप वेक डिमांड का कोरिलेशन नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो इस केस में भी स्लीप डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जिनको बोलते हैं सर्काडियन
रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स के रात के वक्त जागना और दिन को सोना। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। तो इंटेलिजेंस और स्लीप वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।